क्या नरेंद्र मोदी स्टेरॉइड्स पर हैं आजकल? नरेंद्र मोदी जो हैं वो एक प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा अपने आप को एक डॉन के तौर पर पेश कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि एक इस तरह की लड़ाई हो जिसमें पाकिस्तान का बहुत ज्यादा नुकसान हो, लेकिन पाकिस्तान न्यूक्लियर ऑप्शन इस्तेमाल ना करे। 1964 में जब चीन आया इस एटमी क्लब में शामिल हुआ तो उसने ये ऐलान किया था कि हम पहले यूज नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स को। ये जितनी भी पॉलिसीज हैं न्यूक्लियर फर्स्ट यूज की या सेकंड यूज की, ये सारी बातें सिर्फ लिखी हुई रह जाएंगी कि एक मुल्क ये कहता है कि मैं फर्स्ट यूज करूंगा और एक कहता है कि मैं फर्स्ट यूज नहीं करूंगा। बेसिकली दोनों गलत कह रहे हैं। न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने वाले मिसाइल थे, उनको बड़े पैमाने पे यूज नहीं किया गया। हमने कामयाबी से ओजोन लेयर की जो डिप्लेशन थी, जो वो थिन हो रही थी, उसको काबू पा लिया, बल्कि उसको रिपेयर करना शुरू कर दिया। ये एक इंसानियत की कामयाबी है। ये चांसेस उसके बढ़ गए हैं इससे कि न्यूक को आप इंटरसेप्ट नहीं कर सकते, मुश्किल हो गया है। कम से कम वो लोग जिन्होंने इस जंग को हैंडल करना है वो महफूज जगह से बैठ के ये जंग लड़ सके। 2 अरब लोग इस तरह मुतासर होंगे कि या तो वो मारे जाएंगे अगर ये न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने वाले मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करना शुरू कर देते हैं कामयाबी से हवा में। इसका मतलब ये है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब भी डिसमेंटल हो गया। इसके लिए जाहिर है कि दोनों मुल्क जो है उनको भी ये बात पता है कि हमारे न्यूक्स को जो है वो रास्ते में रोका जा सकता है। 100% रोकने में दोनों मुल्क फेल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर न्यूक्लियर वॉर होती है, दोनों मुल्क एक दूसरे के टारगेट्स को न्यूक से हिट करने की सलाहियत रखते हैं। इस बात को समझते हुए कि डिफेंस सिस्टम्स हमारे न्यूक्लियर वेपन्स को इंटरसेप्ट कर सकते हैं, तो उन्होंने इसके लिए एक और सिस्टम डेवलप किया है जो सब कॉन्टिनेंट में पहली दफा इस्तेमाल हो रहा है। कोई भी स्वार्थी बात मानने के लिए तैयार ना हो, तो कोई दबाव कबूल करने के लिए पाकिस्तान या इंडिया में से दोनों में से कोई ना हो, अगर शुरू हो जाए तो फिर तो ज़ाहिर है आपको हार्ड इंटरवेंशन आपको करनी पड़ेगी। हो सकता है कि पाकिस्तान जो है फर्स्ट यूज की तरफ ना जाए। आखिर में मैं एक बात कहना चाहूंगा जो कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग कहेंगे। पाकिस्तान को ये मानकर चलना पड़ेगा कि इंडिया की तरफ से ये काम होना है। दुश्मन के मजाक को भी आप मजाक में नहीं ले सकते। कैसे हैं दोस्तों? हमारी गुफ्तगू का एक आखिरी हिस्सा रह गया था जिसमें हमने इस बात को डिटेल में डिस्कस करना था कि अगर कोई और अनफॉर्चुनेट वाक़या होता है और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई ऐसी लड़ाई छिड़ जाती है जो फिर न्यूक्लियर वॉर की तरफ इन दोनों कंट्रीज़ को ले जाती है, तो वो डूम्स डे सिनेरियो, अनफॉर्चुनेट सिनेरियो क्या हो सकता है और उसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। पाकिस्तान, इंडिया और दुनिया क्या कर सकती है, आज हम उस पर बात करेंगे। मेरे साथ सैयद हुसनैन हैदर हैं। सर कैसे हैं आप? सर ठीक हूँ। सर मुझे ये बताइए कि आपने नरेंद्र मोदी का वो बयान ज़रूर सुना होगा जिसमें उन्होंने पाकिस्तानियों से कहा कि आप रोटी खाएं वरना फिर उनके पास गोली तो है। जी बिल्कुल। क्या नरेंद्र मोदी कुछ स्टेरॉइड्स पर हैं आजकल, या फिर उन्होंने बहुत वीडियो गेम्स खेलना शुरू कर दी हैं, मारियो गेम जिसमें सरों के ऊपर जंप लगा के आप एक एक अपने अपोनेंट को ख़त्म करते रहते हैं, या फिर वो मिर्ज़ापुर बहुत ज़्यादा देख रहे हैं? क्या चक्कर है? क्यों इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं जो कि लीडर के शान शान नहीं है? देखें, जो बयान उन्होंने दिया ना उसमें बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं या किसी मुल्क के हुक्मरान का एक हेड ऑफ़ द स्टेट का बयान तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। वाकई किसी मिर्ज़ापुर के जो है किसी डॉन का बयान लग रहा था। और ये ज़्यादा बेहतर हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो एक प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा अपने आप को एक डॉन के तौर पर पेश कर रहे हैं। मतलब ये वो चाहते हैं कि वो एक डॉन बने इस वक्त इस खित्ते के अंदर कि जी मेरे से बड़ा डॉन कोई नहीं है। और आप उन देखेंगे आपको क्या लगता है कि जो उनकी तकरीरें हैं ये वो खुद लिखते हैं या शोले फिल्म का राइटर उन्होंने अब तक कहीं संभाल के रखा हुआ है, वही इनके डायलॉग लिखता है? तकरीर नहीं बल्कि डायलॉग लिखता है। लग तो ऐसा ही रहा है कि शोले फिल्म से, बल्कि लगता है कि शोले से भी थोड़ा सा आगे का अब शायद उन्होंने मिर्ज़ापुर के राइटर को हायर कर लिया हो, ये भी मुमकिन है। आपको याद है मॉडर्न हिस्ट्री में किसी और लीडर ने, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर ने जिसको लोगों ने मुंतखब किया हो वोट देकर, उसने कभी इस तरह की गुफ्तगू किसी दुश्मन मुल्क के बारे में भी की हो कि उसके तमाम अवाम को उसने एक धमकी दी हो कि तुम्हें मैं सबको गोली मार दूंगा, इस तरह की बात? कोई एक लीडर आपको याद है? नहीं, मुझे तो ऐसा, मतलब हिस्ट्री में ऐसे कम लीडर हैं। ये तो मतलब इस तरह की बातें जैसे हम पढ़ते थे कि अमीर तैमूर इस तरह के खत लिखा करते थे, धमकियां दिया करते थे दूसरे लीडर्स को, दूसरे जो बादशाह थे उनको धमकियां देते थे। बादशाहों को बादशाह भी धमकियां यही देते थे जवाब में। लेकिन किसी कौम को, पूरी कौम को ये कहना कि रोटी खाओ या फिर मेरी गोली तो है ही। अच्छा, बड़ी हैरानकुन बात है कि उन्होंने मुखातब किया पाकिस्तानी कौम को। उन्होंने कहा मैं पाकिस्तानी नौजवानों से, आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, और फिर उन्होंने ये सारी गुफ्तगू की। जी बिल्कुल। यानी वो बेसिकली ये कह रहे थे कि या तो आप मेरी मर्जी के मुताबिक अपने मुल्क को बनाओ या फिर जो है वो मेरे हाथों तबाही के लिए तैयार हो जाओ। तो बड़ा ही इर्रिस्पॉन्सिबल किस्म का गैर जिम्मेदाराना बयान है। यानी इस तरह की
जो कह लें कि इस तरह का थ्रेट है वो एक सिविलाइज्ड वर्ल्ड में आपने इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। थैंक्स टू अब्दुल कदीर खान। आज 28 मई भी है और हमें सबको उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, और उस तमाम टीम का जो उनके साथ थी, डॉक्टर समर मुबारकमंद और वो तमाम लोग जिनके नाम लोग ज़्यादातर नहीं जानते, हम भी नहीं जानते बहुत सौ को, जिन्होंने पाकिस्तान को एट लीस्ट ये कामयाबी ज़रूर दी कि हम इस जगह पर हैं कि इंडिया अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पाकिस्तान के ऊपर एक लंबी जंग और एक खौफनाक जंग मुसल्लत नहीं कर सकता। थैंक्स टू अब्दुल कदीर खान जी बिल्कुल। और जो हमने एक मुश्किल वक्त गुजारा, और काश कि ये दुश्मनी कभी ख़त्म हो और हम इससे निकल सके। आप क्या कहने लगे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर वो ये सब नहीं करते, जो उस वक्त उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर भी था, पाकिस्तान पे बहुत प्रेशर था कि आपने न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना, क्योंकि इस तरह बैलेंस ऑफ पावर ख़राब होगा। बड़ी ताकतों को लगता था कि शायद हम गैर जिम्मेदारी से इस्तेमाल करेंगे उसे, लेकिन इस वक्त जो जिस तरह नरेंद्र मोदी धमकियां दे रहे हैं, जो वो कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, तो इसका मतलब है कि हम तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहे, हमने बिल्कुल न्यूक्लियर थ्रेट नहीं दी किसी को। लेकिन इस वक्त नरेंद्र मोदी जो है वो इनवाइट कर रहे हैं इस सूरत हाल को कि न्यूक्लियर एक वार हो। न्यूक्लियर वॉर मतलब वो ये चाहते हैं कि एक इस तरह की लड़ाई हो जिसमें पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा नुकसान हो, लेकिन पाकिस्तान न्यूक्लियर ऑप्शन इस्तेमाल ना करे। ये उनकी ख्वाहिश है और ये वो चाहते हैं। और आपको पता है कि दो न्यूक्लियर कंट्रीज़ जब लड़ पड़ते हैं तो फिर ये प्रोस्पेक्ट नहीं रहता, ये ऑप्शन नहीं रहती कि आप ये कहें कि न्यूक्स इस्तेमाल नहीं होंगे। अच्छा, अब आते हैं हमारे आज के असल टॉपिक की तरफ जिसके लिए हम बैठे हैं। पाकिस्तान की जो पॉलिसी है फर्स्ट यूज़ ऑफ न्यूक्लियर की, ये क्या है, और क्या पाकिस्तान ही वाहिद मुल्क है जिसकी ये पॉलिसी है? क्या हिस्ट्री है इसकी? देखिए, न्यूक्लियर वेपन्स ज़ाहिर है कि आप जानते हैं कि सबसे पहले तो अमेरिका, सोवियत यूनियन, बरतानिया, फ्रांस वगैरह इन मुल्कों ने डेवलप किए थे। तो इन मुल्कों में से किसी की भी जो फर्स्ट यूज़ की जो पॉलिसी, नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी नहीं थी, क्योंकि ये सब मुल्क जो थे वो एक दूसरे से डरते थे। यानी अमेरिका और उसके इत्तेहादी जो थे वो हमेशा खौफजदा रहते थे कि कहीं सोवियत यूनियन हम पे अटैक ना कर दे, हम पे पहले अटैक ना कर दे। तो इसलिए इनकी जो अपनी पावर प्रोजेक्शन के लिए ये ज़रूरी समझते थे कि इनकी फ़र्स्ट यूज़ की पॉलिसी हो। तो अमेरिका आप जानते हैं कि वो उसने तो फर्स्ट यूज़ किया भी, करके दिखाया। दुनिया में वाहिद नेशन है जिसने प्रैक्टिकली न्यूक्लियर वेपन यूज़ भी किया है और पहले यूज़ किया है, ट्वाइस यूज़ किया, और फिर उसमें नॉन न्यूक्लियर कंट्री के खिलाफ यूज़ किया। और इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि उससे कोई थ्रेट भी नहीं थी। यानी जापान जो था वो शिकस्त खा रहा था, सिर्फ ये एक बहाना बना के कि जी हमारे फ़ौजियों को नुकसान ना पहुंचे, हमें मेनलैंड जापान पर कब्ज़ा करने में मुश्किल पेश ना आए, तो इसलिए उन्होंने ये न्यूक्लियर वेपन यूज़ किया। तो इसमें अब इनके पास जो बाद में भी जो जब कोल्ड वार शुरू होगी तो इनके दो सिनेरियोज थे। एक सिनेरियो ये था कि इन्होंने टैक्टिकल वेपन्स भी 1950s में बना लिए थे अमेरिका ने। तो अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और सोवियत यूनियन, इन चारों की पॉलिसी ये थी कि अगर तो हमें जंग में शिकस्त होने लगती है तो एक उस केस में कि एक कन्वेंशनल वार में हमें शिकस्त हो रही हो, उसमें हम एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज़ करेंगे, ठीक है। और दूसरा जो सिनेरियो ये था कि अगर हमें ये शक हो जाए कि दुश्मन मुल्क हम पर न्यूक्लियर अटैक करने वाला है तो हम इसके जवाब में न्यूक्लियर वेपन्स फायर कर देंगे। और वो न्यूक्लियर वेपन्स बेसिकली तो वो ये कहते नहीं थे कि हम सिविलियंस के खिलाफ यूज़ करेंगे, वो कहते थे कि हम दुश्मन की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को तबाह करने के लिए इसे यूज़ करेंगे। तो ये दो सिनेरियोज थे, इनमें वो चल रहे थे। मतलब इसमें भी फर्स्ट यूज़ पॉलिसी जो है वो सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, बल्कि दुनिया में और ममालिक जो हैं जिन्होंने पहले एटॉमिक वेपन हासिल किया, उनकी भी पॉलिसी यही थी कि हम फर्स्ट यूज़ कर सकते हैं। जी, पहली जो चारों एटमी ताकतें थी उनकी तो यही पॉलिसी थी। उसके बाद जो 1964 में जब चीन आया इस एटमी क्लब में शामिल हुआ, तो उसने ये ऐलान किया था कि हम किसी भी सूरत हाल में, किसी भी तरह के हालात में हम पहले यूज़ नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन, हम फर्स्ट यूज़ नहीं करेंगे। ये चीन पहला मुल्क था जिसने बेसिकली ये ऐलान किया था। तो उसके बाद 1998 में जब इंडिया ने धमाके किए, बेसिकली तो उन्होंने 1974 में एक धमाका कर लिया था, लेकिन जब उन्होंने 1998 में किए तो फिर उन्होंने इसकी अपने एक प्रॉपर डॉक्ट्राइन जारी किया कि हम इसको पहले यूज़ नहीं करेंगे, फर्स्ट यूज़ नहीं करेंगे। इंडिया ने किया था। तो उस वक्त उन्होंने ये भी कहा था कि इसको जो हम अपना आर्सनल भी जो है वो न्यूक्लियर आर्सनल
उसको भी महदूद रखेंगे, यानी हम सिर्फ अपने दिफा के लिए यूज़ करेंगे, जब हम पर अटैक होगा तब यूज़ करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अच्छा, वैसे मुझे लगता है कि ये जितनी भी पॉलिसीज़ हैं न्यूक्लियर फर्स्ट यूज़ की या सेकंड यूज़ की, मैंने इनको जितना भी पढ़ा है और इसके ऊपर जितना भी सोचा है और बुक्स में और डायलॉग्स में जितनी इस पे हुई है बात, उसके बाद मेरे सामने तो ये सिनेरियो आता है कि ये सारी बातें सिर्फ लिखी हुई रह जाएंगी, क्योंकि जब एक्चुअल वॉर स्टार्ट होती है तो फिर वो किसी लिखे हुए किसी स्ट्रेटजी और किसी नज़रिए पर नहीं होती, वो फिर सिर्फ और सिर्फ अपने सर्वाइवल पर और अपने बचाव के लिए होती है। तो अगर आप इसको इस तरह से आप देखें कि एक मुल्क ये कहता है कि मैं फ़र्स्ट यूज़ करूंगा और एक कहता है कि मैं फ़र्स्ट यूज़ नहीं करूंगा, बेसिकली दोनों गलत कह रहे हैं। क्यों दोनों गलत कह रहे हैं? क्यों? मैं उसको इस तरह से देखता हूं कि देखेंगे जैसे एक मुल्क को ये लगा कि वो बिल्कुल कॉर्नर हो गया और अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा अपने आप को बचाने के लिए सिवाय न्यूक्लियर यूज़ के, और वो जानता है कि उसका मद्दे मुकाबल जो है उसके पास भी न्यूक्लियर्स हैं। तो अब एक ऑप्शन वन क्या है कि वो एक छोटा न्यूक फायर कर दे। अच्छा, छोटा न्यूक जब वो सोचेगा कि मैंने फायर करना है, यस टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करे, तो इसका मतलब क्या है? उसको पता है कि जैसे ही मैं ये मिसाइल फायर करूंगा न्यूक्लियर मिसाइल वहां के लिए, तो वो इससे ज्यादा बड़ा अटैक मेरे ऊपर करेगा। बिल्कुल। तो ये बात तो उसके जहन में है, तो क्या वो छोटा एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करके दूसरे को ये मौका देगा कि अच्छा ठीक है अब तुम मुझ पे बड़ा अटैक कर लो? सवाल ही पैदा नहीं होता। जी बिल्कुल। वो पहला अटैक ही इतना बड़ा करेगा ताकि दुश्मन के पास ये ऑप्शन ही ना रहे कि वो उसके ऊपर दूसरा अटैक कर सके। यही मिलिट्री साइंस है कि अगर आपने अटैक ही दुश्मन पर करना है तो आप इस तरह करेंगे कि वो आपको रिटेलिएट ना कर सके, इसी सूरत में आप बच सकेंगे। अच्छा, क्या यही बात जब एक दुश्मन कॉर्नर हो गया तो जिसने उस दुश्मन को कॉर्नर किया है, आप यहाँ पाकिस्तान और इंडिया की मिसाल लें, तो इंडिया को जब ये समझ आएगी कि अच्छा पाकिस्तान ऐसी पॉइंट पर आ गया है कि ये मेरे खिलाफ न्यूक्स इस्तेमाल कर सकता है, तो वो क्यों वेट करेगा कि अच्छा पाकिस्तान पहले एक टैक्टिकल न्यूक्लियर जब तक इस्तेमाल करेगा फिर मैं करूँगा? वो अपने आप को अपना दिफा करेगा। और दोस्तों को ये भी पता होना चाहिए कि न्यूक्स का जो पहला इस्तेमाल होगा वो खा पॉलिसी कुछ भी हो, वो सबसे पहले उन साइट्स पर होगा, यानी मल्टीपल अटैक्स एक साथ होंगे, लेकिन वहाँ होगा जहाँ से न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ आपकी हैं, जहाँ से आपके ऊपर भी मिसाइल्स लॉन्च हो सकते हैं। और आमतौर पे यही समझा जाता है कि चूंकि न्यूक्स जो हैं ये हैवी वेपन है, तो ये सरफेस टू सरफेस ही फायर होगा अगर टैक्टिकल नहीं है तो, क्योंकि तैयारों से भी फायर हो सकता। क्या तैयारों से भी फायर? तैयारों से तो वो तो वॉर हेड उतना हैवी ले जा ही नहीं सकेंगे ना। नहीं, ले जा सकते हैं। नहीं, लेकिन जो सरफेस टू सरफेस है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है वेपन। जी, बैलिस्टिक मिसाइल सरफेस टू सरफेस इज मोर पावरफुल। उसका जहाज के सरफेस टू एयर उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर आपने दुश्मन को हैवी ब्लो देना है तो आप यही मिसाइल इस्तेमाल करेंगे, वरना फिर जो है बैलिस्टिक मिसाइल किस काम के लिए? बैलिस्टिक मिसाइल दूर तक हमला करने वाले मिसाइल तो इसी काम के लिए पाकिस्तान ने भी और बाकी मुल्कों ने डेवलप किया ना, वरना छोटे अटैक के लिए तो क्रूज मिसाइल्स और सरफेस टू एयर मिसाइल होते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जितनी भी एयर टू सरफेस, यस एयर टू सरफेस, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितनी भी पॉलिसीज हैं दोनों मुल्कों की, पाकिस्तान इंडिया की और दुनिया की भी, इवन चाइना की भी, मेरा ख्याल ये है कि ये सब सिर्फ एक फैंसी लेटर्स हैं। जब जंग शुरू होगी तो कोई भी इन पॉलिसीज पर अमल नहीं करेगा, वो उस वक्त का रैशनल फैसला लेंगे। अच्छा, इसीलिए दुनिया को खतरा है और खौफ है कि वो पाकिस्तान इंडिया की जंग अगर कभी भी हो, कोई भी एडवेंचर हो, उसको फ़ौरन रोकें, क्योंकि अगर वो जंग हो जाती है तो आप मुझे ज़्यादा, आपने डिटेल में इस पर रिसर्च किया, आप ये बताइएगा अगर खुदा ना खास्ता न्यूक्स दोनों में चल जाते हैं, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, भगवान इंडिया की तरफ से अगर हम कहें भगवान ना करे ऐसा हो, खुदा ना करे ऐसा हो, अगर होती है ये जंग तो क्या मैक्सिमम नुकसान क्या है और कम से कम नुकसान क्या है जो अब तक रिसर्च हुई है, क्या बताती? देखें, अब तक जो रिसर्च हुई है, वैसे तो रिसर्च न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से अगर हम देखें तो कोई भी रिसर्च उस तबाही का अहाता नहीं कर सकती जो बेसिकली होगी, क्योंकि इसमें कम ज़्यादा का मार्जिन जो है वो हमेशा रहेगा कि
कितने वेपन्स यूज़ हुए और किस टाइम किसने आकर मुदाखलत भी, इंटरनेशनल मुदाखलत भी आपको पता होती है और उसमें रोका भी जा सकता है इस तरह के सिनेरियोस को। लेकिन जो रिसर्च वगैरह हुई है और 2019 में एक राउटलेज ग्रुप है, ब्रिटिश पब्लिकेशन, बहुत बड़ा पब्लिशिंग इदारा है, उसने रिसर्च ये की थी कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान उन्होंने एक लाइकली सिनेरियो बनाया था कि 2025 में एक जंग हो सकती है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, कि इंडिया पे एक टेररिस्ट अटैक होता है और उसके जवाब में इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ जंग शुरू करता है, पाकिस्तान उसके जवाब में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करता है और इस तरह बात बढ़ते बढ़ते जो स्ट्रेटजिक न्यूक्स हैं वो भी यूज़ होने लग जाते हैं। तो उसमें उन्होंने लाइकली सिनेरियो ये बनाया था कि 5 करोड़ से लेकर तकरीबन 12-13 करोड़ तक लोग जो हैं वो इस जंग में मारे जाएंगे न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल में, और उससे ओजोन लेयर तबाह हो जाएगी, उससे जो दुनिया में एक यानी आर्टिफिशियल किस्म का जो विंटर है ना वो उसे पूरी दुनिया को ग्रिप में ले लेगा और उससे फसलें तबाह होंगी और करोड़ों लोग जो हैं वो बेसिकली भूख का शिकार होके मर भी सकते हैं, यानी खुराक की कमी का शिकार हो जाएंगे। तो पूरी दुनिया मुतासिर होगी, सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान मुतासिर नहीं होंगे। तो ये लाइकली सिनेरियो एक बना है अब तक। ओजोन लेयर आपको पता है कि 80s में और 90s में बहुत बड़ा इशू होता था कि जो दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग है और जो बहुत तेज़ी से जो ख़तरनाक रेज़ दुनिया के एटमॉस्फेयर में दाखिल हो रही हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि हमने फॉसिल फ्यूल से ओजोन लेयर जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसको तबाह करना शुरू कर दिया, और अंटार्कटिका से और आर्कटिक के ऊपर से उसके बारे में ही बताया जाता था कि वो थिन हो रही है, बहुत ज़्यादा हो भी चुकी है, होल हो गया। आपको पता है ना कि वो बड़े बेहतर रेट से अब रिपेयर हो रही है वो, और उसकी जो रेशो है वो भी बढ़ रही है। ये एक इंसानियत की कामयाबी है। तो ज़ाहिर अगर ये इंसानियत की कामयाबी है जिसके लिए आपको पता है कि रेगुलेशंस बने, जिसके रूल्स बने कि आप ये ख़ास तौर पर रेफ्रिजरेटर्स में, एसीज़ में बहुत सी उसकी मैन्युफैक्चरिंग में तब्दीलियाँ आई, कार्बन एमिशंस को कंट्रोल किया गया, और बहुत सी चीज़ें थी वो उसको कंट्रोल किया गया, जिसका नतीजा ये है कि हमने कामयाबी से ओजोन लेयर की जो डिप्लेशन थी, जो वो थिन हो रही थी, उसको काबू पा लिया, बल्कि उसको रिपेयर करना शुरू कर दिया। तो ये सारी इंसानियत की कामयाबी जो कि तमाम इंसानों के भले के लिए है, ये एक छोटी सी बेवकूफ़ी से किसी अहमक के इस तरह के अल्फाज जो बोलता है कि मैं सबको गोली मार दूंगा, मतलब उसका तर्जुमा तो यही बनता है ना, ऐसे शख्स के एडवेंचर से या किसी दहशतगर्द के एडवेंचर से या किसी थर्ड पार्टी के एडवेंचर से जो पाकिस्तान इंडिया में जंग करवाना चाहता है, वो कोई ऐसा इवेंट करेगा और ये दोनों मुल्क ऐसी जगह पर जाएंगे और पूरी दुनिया की थोड़ी बहुत जो अब तक एनवायरमेंटल सक्सेस है वो भी जाती रहेगी। आपको याद होगा कि 1960s में अमेरिका और रशिया के दरमियान में जो बड़ी खौफनाक एक टेंशन थी कि दोनों के दरमियान एटमी जंग छिड़ सकती है किसी भी गलतफहमी से, क्योंकि वो सारा डिज़ाइन ही ये था कि अगर रशिया की तरफ से ये इनको लगेगा कि कोई मिसाइल आ रहा है न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ, तो अमेरिका से भी बगैर ये वेट किए कि वो मिसाइल कब लैंड करेगा, यहाँ से मिसाइल फायर हो जाएंगे। जी बिल्कुल। इसी तरह दूसरी तरफ से भी था कि अगर रशिया को लगेगा कि अमेरिका की तरफ से कोई मिसाइल आ रहा है उसके किसी आइलैंड से या मेनलैंड से, तो ये मेनलैंड की तरफ अमेरिका के मिसाइल फायर कर देंगे। यानी अगर गलती भी हो, और आपको पता है कि 2 दफ़ा गलतियाँ होते रह गई, जो कि वहाँ मौजूद सोल्जर्स थे जो ऑपरेशन को उस वक्त हैंडल कर रहे थे, उनकी थोड़ी सी हाजिर दिमागी से एक न्यूक्लियर वॉर बच गई। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि उस दौर में जो एस्टिमेशन थी, अमेरिका तो आपको पता है बहुत रिसर्च होती है, उस वक्त 60s में उनकी एस्टिमेशन ये थी कि अगर न्यूक्लियर वॉर होती है सोवियत रशिया में और अमेरिका में, तो 60 करोड़ लोग मारे जाएंगे। और अब की है एस्टिमेशन, आपको पता है कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इस बात पे आज तक खर्च हो चुके हैं कि न्यूक्लियर वॉर से बचना कैसे है अमेरिका में अगर होती है। तो बंकर्स में आपको पता है सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, जो मिलिट्री कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनता है वो पाकिस्तान का भी, अमेरिका का भी, चाइना का भी और यकीनन इंडिया का भी, और जो अभी ईरान ने भी अभी अपना बनाया, वो तमाम अंडरग्राउंड बनाते हैं, बहुत गहराई में बनाते हैं, ताकि अगर ये डूम्सडे आता है सिनेरियो तो कम से कम वो लोग जिन्होंने इस जंग को हैंडल करना है वो महफूज जगह से बैठ के ये जंग लड़ सकें। तो इन्होंने ये सारी जो रिसर्च की है, अब आज का अंदाज़ा उनका ये है कि अगर आज 2 बड़ी ताकतों के दरमियान न्यूक्लियर वॉर होती है तो 2 अरब लोग इस तरह मुतासर होंगे कि या तो वो मारे जाएंगे या वो एक मुर्दा उनकी लाइफ होगी, वो एक जिंदा लाश की तरह लोग होंगे, यानी 2 अरब लोग डायरेक्टली इफेक्ट होंगे इससे, मारे जाने समेत। तो ये इतनी खौफनाक एस्टिमेशन है। अच्छा, अब
दोनों तरफ को अगर ये वॉर शुरू हो जाती है और पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक दूसरे की तरफ न्यूक्स फायर कर देते हैं, तो एक बहुत बड़ा सवाल ये उठाया जाता है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं दोनों के, अगर ये न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने वाले मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करना शुरू कर देते हैं कामयाबी से हवा में, तो क्या न्यूक्लियर मिसाइल को इंटरसेप्ट करने से, उसको हिट कर देने से इसका मतलब ये है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब भी जो है डिसमेंटल हो गया, वो भी वर्क नहीं करेगा, या वो फिर एटमॉस्फेयर में ही फट जाएगा और अपना नुकसान कम सही लेकिन बहुत करेगा? क्या ऐसा है? देखिए, आपको मालूम है कि जो मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये है कि उसे काइनेटिक तरीके से तबाह किया जाता है कि उसे मिसाइल से आपने हिट किया और मिसाइल से हिट किया। दूसरा ये है कि उसके गाइडेंस सिस्टम को कंफ्यूज कर देते हैं। तो गाइडेंस सिस्टम को कंफ्यूज कर देंगे तो उससे तो ये मुश्किल हो जाएगा कि वो मिसाइल अगर इंटरसेप्ट होता है तो लाइकली सिनेरियो ये है कि वो नहीं फटेगा। तो इसके लिए जाहिर है कि दोनों मुल्क जो है उनको भी ये बात पता है कि हमारे न्यूक्स को जो है वो रास्ते में रोका जा सकता है। बल्कि अभी जो 4 दिन की लड़ाई हुई है इसमें दोनों ने अपने अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स इंटरसेप्शन को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से टेस्ट कर लिया। दोनों फेल रहे हैं। देखिए 100% रोकने में दोनों मुल्क फेल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर न्यूक्लियर वॉर होती है तो दोनों मुल्क एक दूसरे के टारगेट्स को न्यूक से हिट करने की सलाहियत रखते हैं। कुछ मिसाइल्स इंटरसेप्ट भी होंगे और कुछ जाके निशाने पर या इर्द गिर्द गिरेंगे जो कि बहुत नुकसान करेंगे। और इसमें ये देखें कि अभी उन्होंने ऐसे मिसाइल यूज़ भी नहीं किए थे जो बेसिकली उनके जो न्यूक्लियर वॉर हेड जाने वाले मिसाइल थे उनको बड़े पैमाने पे यूज़ नहीं किया गया। मसलन इंडिया ने सिर्फ ब्रह्मोस फायर किए, पाकिस्तान ने सिर्फ फतेह 1 फतेह 2 फायर किए। इस तरह तो बाकी जो मिसाइलों की बहुत ज़्यादा वैरायटी है दोनों मुल्कों के पास है, तो वो अभी तक लॉन्ग रेंज खास तौर पे इस्तेमाल लॉन्ग रेंज खास तौर पर इस्तेमाल नहीं हुए और उनको अभी रोकने का कोई आइडिया नहीं है दोनों मुल्कों को कि कैसे उनको इंटरसेप्ट कर सकते हैं। लेकिन दोनों मुल्क अपनी ये कैपेसिटी जो है वो बढ़ा रहे हैं। जैसे इंडिया है वो S-400 के बाद अब सोच रहा है कि वो शायद S-500 के बारे में वहाँ बात हो रही है कि उसको हासिल किया जाए, क्योंकि उसका जो रिस्पांस टाइम है और उसका जो एक्यूरेसी है टारगेट करने की मिसाइलों को बहुत ही ज़्यादा है, S-400 से भी बहुत ज़्यादा है। इसी तरह पाकिस्तान में हो सकता है कि HQ-19 जो चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी आ जाए, क्योंकि वो स्पेस तक उसके मिसाइलों की रेंज है, इतना वो ज़बरदस्त सिस्टम है। तो इस तरह दोनों मुल्क कोशिश करेंगे। सबसे बेहतर जो डिफेंस सिस्टम है ये वही हैं जो इनकमिंग मिसाइल्स को आउटर स्पेस में जाकर रोकते हैं, यानी एटमॉस्फेयर से ऊपर जाके उनको रोकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि जब वो आपके एटमॉस्फेयर में दाखिल हो जाते हैं तो फिर वो ज़ाहिर है फिर कहीं ना कहीं तो उससे गिर रहे हैं। अगर आपने उसको इंटरसेप्ट कर भी लिया है तो भी ऐन मुमकिन है कि उसका जो मलबा है वो भी कुछ ना कुछ नुकसान करेगा। अब ना दोनों मुल्कों ने इस बात को समझते हुए कि ये डिफेंस सिस्टम्स हमारे न्यूक्लियर वेपन्स को इंटरसेप्ट कर सकते हैं, तो उन्होंने इसके लिए एक और सिस्टम डेवलप किया है जो कह लें कि सब कॉन्टिनेंट में पहली दफ़ा इस्तेमाल हो रहा है। तो पाकिस्तान ने अपने अबाबील मिसाइल में ये सिस्टम यूज़ किया है। ये बेसिकली MIRV सिस्टम है। इसका मतलब ये है कि आपका जो न्यूक्लियर जो मिसाइल है वो स्पेस में जाएगा और स्पेस में उसके अंदर बेसिकली कई छोटे छोटे न्यूक्लियर वॉर हेड्स होंगे जो कि एक व्हीकल के अंदर रखे होते हैं। तो वो जब वापस स्पेस से अर्थ एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं तो वो बिखर जाते हैं, तो आप उनको इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। यानी कि 1-2 को इंटरसेप्ट कर लेंगे लेकिन बाकी जो है ना वो अपने टारगेट पे ज़रूर गिरेंगे। तो ये चांसेस उसके बढ़ गए हैं इससे कि न्यूक को आप इंटरसेप्ट नहीं कर सकते, मुश्किल हो गया है उसका इंटरसेप्ट, बहुत मुश्किल हो गया है। और इसलिए असल में एक बात समझने की है जो पाकिस्तान और इंडिया दोनों की आवाम को और ख़ास तौर पर सोचने समझने वाले लोग जो ओपिनियन मेकर्स हैं जो राय हमवार करते हैं, ये हमारा प्रोग्राम उनके लिए है कि वो ये समझें कि देखें एक दहशतगर्द का हमला पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक न्यूक्लियर वॉर तक इस तरह जा सकता है कि वो अगर उस दहशतगर्द हमले के जवाब में आप पाकिस्तान पूरे के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब है कि दोनों फोर्सेस आमने सामने आएंगी। जब दोनों फोर्सेस आमने सामने आएंगी तो किसका ज़्यादा नुकसान होगा उस वक्त कोई नहीं कह सकता, लेकिन कोई भी बड़ा नुकसान एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की तरफ आपको ले जा सकता है। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का ऑप्शन जैसे ही आएगा तो जैसे वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में हमने कहा, कोई न्यूक्लियर वॉर जो है, कोई एटमी जंग छोटी जंग नहीं होती, ये सिर्फ कागज़ों पर छोटी है। क्योंकि जिस वक्त ये फैसला हो रहा होगा कि छोटा न्यूक फायर करना है और या बड़ा, तो मैं आपको आज बता रहा हूँ कि कोई छोटा न्यूक्स को फायर करने के बारे में नहीं सोचेगा उस वक्त जब आपके दुश्मन के पास भी न्यूक्स हैं और बड़े न्यूक्स हैं।
क्योंकि वो ये सोच कर हमला करेगा कि दुश्मन क्या कर सकता है। लिहाजा हम दोनों तरफ के अमन पसंद लोगों को दबाव डालना है कि हमने दहशतगर्दों के हाथों में अपनी सिक्योरिटी नहीं देनी और किसी भी पागल आदमी के हाथ में भी अपनी सिक्योरिटी नहीं देनी जो एक पूरी कौम को ये धमकी देने के लिए तैयार बैठा हो कि मैं सबको गोली मार दूंगा। सो हमने इस मसले को बड़े ही ठंडे दिल से, ठंडे दिमाग से और बगैर जज्बाती हुए इसको हल करना है, और पाकिस्तान और इंडिया के अमन पसंद अवाम हाथ मिला के इस मसले को हल करेंगे और हम दोनों तरफ के इंतहाब पसंद है उनके हाथों में नहीं खेलेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल है आपसे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इस डूम्सडे सिनेरियो को जिसका नतीजा आपने बताया कि एक कोल्ड विंटर, एक न्यूक्लियर विंटर की शक्ल में पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा और ओजोन लेयर की जो तबाही की शक्ल में पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा, तो उसका मतलब यह है कि दुनिया के जो ताकतवर ममालिक हैं उनका अपना भी तो डिफेंस से जुड़ गया ना, तो उनकी भी कहीं ना कहीं ये डॉक्ट्राइन होगी कि जब वो देखेंगे कि ये दो मुल्क या कोई से भी दो मुल्क एटमी जंग के करीब पहुंच चुके हैं तो वो इंटरवीन करें, यानी हार्ड इंटरवेंशन करें, सिर्फ सफारती नहीं। क्या कहीं उनकी डॉक्ट्राइन में ये होगा? क्योंकि आपको पता है कि ताकतवर मुल्क, बड़े मुल्क हर तरह के सिनेरियो के लिए अपनी तैयारी कर चुके होते हैं। तो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान अगर जंग होती है और उसको रोकने के लिए कि ये न्यूक्लियर सतह तक ना जाए, और लेकिन ये कोई भी स्वार्थी बात मानने के लिए तैयार ना हो, तो कोई दबाव कबूल करने के लिए पाकिस्तान या इंडिया में से दोनों में से कोई ना हो, तो क्या आपके ख्याल में चाइना में, बरतानिया में, अमेरिका में कहीं ये सेंस, ये तैयारी, ये कैपेबिलिटी या ये प्रिपरेशन होगी कि वो इनको आके ज़बरदस्ती रोक सकें? क्या इस तरह का चांस है? देखिए, इस तरह के सिनेरियोज जब अमेरिका अफ़गानिस्तान में मौजूद था तो हम सुना करते थे, इस तरह के पढ़ा भी करते थे कि शायद अगर कोई न्यूक्लियर वार की दोनों के दरमियान, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान नौबत आ जाए तो शायद अमेरिकन फोर्सेस यहाँ आके न्यूक्लियर वेपन्स को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करेंगी। लेकिन ऐसे सिनेरियोज कभी ज़ाहिर है। हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक मुल्क के आप न्यूक्स कब्जे में ले भी लें या लेने की कोशिश भी आप करें, तो ये तो और ख़तरनाक बात है ना। फिर इसका मतलब है कि आप दूसरे को चांस दे रहे हैं कि वो पहले के ऊपर अटैक कर दे। जैसे कि आपको पता है कि यूक्रेन के साथ हुआ, पहले उससे वादा किया गया कि आप अपने न्यूक्स दे दें, हम आपकी सिक्योरिटी करेंगे। उसने अपने न्यूक्स दे दिए वेस्टर्न को और उसने अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी से हाथ छुड़ा लिया और अब उसको बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा। सो एक से लेना तो हल नहीं है। हल ये है कि आप इंटरवेंशन करें एटमी जंग होने से पहले। अगर शुरू हो जाए तो फिर तो ज़ाहिर है आपको हार्ड इंटरवेंशन आपको करनी पड़ेगी। और आपने ये कहा कि कोई ना कोई सिनेरियो ऐसा ज़रूर होगा, ये ज़ाहिर है हाइपोथेटिकल बात है, हमें नहीं इल्म, लेकिन मैं एक एनालिसिस कर सकता हूँ कि ऐसा लाजमी होगा। क्योंकि इस दोनों मुल्कों के दरमियान इस न्यूक्लियर मैडनेस का जो नतीजा होगा वो सिर्फ ये दोनों मुल्क नहीं भुगतेंगे, वो पूरी दुनिया भुगतेगी। तो मेरा एक अंदाज़ा है कि ऐसा डॉक्ट्राइन चाइना में भी होगा, बरतानिया में भी ज़रूर होगा, अमेरिका में भी होगा। आप क्या समझते हैं? जी, मेरा भी ये ख्याल है कि कोई ना कोई इसका हल जो है वो बड़ी ताकतों ने ज़रूर सोचा होगा। और इसमें एक चीज़ ये भी है कि चाइना चूँकि पाकिस्तान का इत्तेहादी है और पाकिस्तान अगर पाकिस्तान को कोई ऐसी सेफ्टी गारंटीज़ मिलती हैं अपने इत्तेहादियों की तरफ से, तो हो सकता है कि पाकिस्तान जो है फर्स्ट यूज़ की तरफ ना जाए। यानी क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो 4 दिन की सिर्फ स्टैंड ऑफ हुआ है, 4 दिन का, और चौथे दिन पाकिस्तान ने नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास बुला लिया था। यानी न्यूक्लियर वेपन्स को मोबिलाइज करने की नौबत आ गई थी। Exactly. तो इसका मतलब यह है कि ये मुस्तकबिल में भी नौबत आ सकती है। तो इसके लिए ये है कि या तो पाकिस्तान कन्वेंशनली जो है वो अपने आप को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करे, क्योंकि ये बात तय है कि इंडिया की तरफ से जो एग्रेशन है उसमें कमी मुझे नज़र नहीं आ रही कि वो इस तरह की मुस्तकबिल में जो कोई हरकत ना करे, ऐसा मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जो है ना वो ऐसा करेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो साइकी अब तक सामने आई है वो यही है कि वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं। शुरू से उनका एक उनकी ख्वाहिश है कि वो दुनिया के सामने अपने आप को और अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के सामने अपने आप को ऐसे पेश करेंगे जैसे उन्होंने कोई कारनामा किया जो 1000 साल में भी शायद कोई नहीं कर सका। तो इतना बड़ा जो जिस शख्स के इतने बड़े एम्बिशंस हों, उसका एंड जो है वो इस तरफ एक बड़ी तबाही की तरफ ले जा सकता है, दोनों मुल्कों को ले जा सकता है। तो पाकिस्तान को ये मानकर चलना पड़ेगा कि इंडिया की तरफ से ये काम होना है और हमें ये देखना है कि किस वक्त हम जो है वो ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमें न्यूक्लियर वेपन जो, क्योंकि अगर दूसरा जो फ्रीक है वो बेसिकली अपने आप को रिस्पॉन्सिबल
नेशन शो नहीं कर रहा, तो हमें तो रिस्पॉन्सिबल नेशन बनना है। तो हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हम उसकी कन्वेंशनल थ्रेट को इस तरह से ब्लॉक कर दें कि हमें खुद न्यूक्लियर वेपन यूज ना करने पड़े। मेरा ख्याल है ये एक बेहतरीन सिनेरियो है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं एक बात कहना चाहूँगा जो कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग कहेंगे, लेकिन मैं ज़रूर ये बात कहूँगा कि पाकिस्तान को ये चाहिए कि वो इंडिया को साथ लेकर, अगर इंडिया नहीं मानता कोई बात नहीं, दुनिया को साथ लेकर ये दिखाए, ये बताए और ये साबित करे कि हमारे अंदर, पाकिस्तान के अंदर अब कोई मिलिट्री कैंप्स नहीं हैं जो इंडिया के ख़िलाफ़ कोई ऐसा ऑपरेशन लॉन्च कर सकें जिसमें स्टेट की मदद या शमूलियत हो। और वो पाकिस्तानी अवाम को भी क्लियर करे हमारी स्टेट कि हमने अपने अंदर इस तरह के इंतहा पसंद जो किसी ज़माने में हुआ करते थे, जिनके ट्रेनिंग कैंप्स होते थे, जो इंडिया को तोड़ने के अज़ाइम रखते थे, अब वो नहीं होने चाहिए। हम पाकिस्तान के अंदर ऐसी आइडियोलॉजी की मुखालफत करते हैं जो किसी भी हमसाया मुल्क को तोड़ने के लिए हो, और यही डिमांड हम इंडिया से करेंगे कि वो पाकिस्तानियों की तसल्ली करवाए। अगर पाकिस्तान से उसके अच्छे ताल्लुकात नहीं तो कम से कम यहाँ के अवाम को ये तसल्ली करवाएं, दुनिया को, कि उनके अंदर भी कोई ऐसे हॉस्टाइल एलिमेंट्स नहीं हैं जो पाकिस्तान को तबाह करने का कोई प्लान रखते हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं। वहाँ के रोज़ तजिया नगार आके बताते हैं कि पाकिस्तान को हमने कैसे तोड़ना है। पाकिस्तान में इस वक्त ओपन ये बातें करने वाले लोग अब ऐसे यहाँ नहीं रहे, जो हैं लोग उनका मजाक उड़ाते हैं और उनके पास कोई पावर नहीं है। हाँ, अगर कुछ खुफिया कैंप्स हैं तो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए उनको डिसमेंटल करें। पाकिस्तान का दिफा सिर्फ पाकिस्तानी फ़ौज की ज़िम्मेदारी है, यहाँ के सिक्योरिटी इदारों की ज़िम्मेदारी है। हम किसी भी नॉन स्टेट एक्टर को हम कम से कम यहाँ के अवाम पसंद नहीं करते। मैं तो नहीं करता, और मेरे जैसे मेरे ख्याल पाकिस्तान में करोड़ों लोग हैं जो नहीं करते। हमें दुनिया को यकीन दिलाना चाहिए, पाकिस्तानी अवाम को यकीन दिलाना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। फिर मुझे उम्मीद है कि इंडिया में जो अमन पसंद लोग हैं वो भी अपनी गवर्नमेंट को मजबूर करेंगे कि वो भी पाकिस्तान के अंदर इस तरह की जो दहशत गर्दों के इन्फिल्ट्रेशंस हैं, जैसे कि कलभूषण से बड़ी मिसाल और क्या होगी, सबूत क्या होगा पाकिस्तान के पास, वो भी इन लोगों को बंद करें। तो ये दोनों काम हम दोनों तरफ के अमन पसंद लोगों को अपनी स्टेट से ये मुतालबा करना चाहिए, फिर ही ये खित्ता अमन की तरफ जा सकेगा। ये बात पाकिस्तान में कहना मुश्किल है, लेकिन मैं कह रहा हूँ इसलिए कि इंडिया के दोस्त सुने और वो भी अपनी हुकूमत पर ये प्रेशर डालें, क्योंकि इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है। न्यूक्लियर वॉर कोई ऑप्शन नहीं है, ये सिर्फ खुदकुशी का एक ऑप्शन है। और इसके साथ साथ ये कि पाकिस्तान को अपनी पूरी तैयारी रखनी चाहिए। जैसे कि आप कहा करते हैं कि स्ट्रेटजी उम्मीद पर नहीं बनती, दुश्मन की कैपेबिलिटी पर बनती है, और उसके जो वो कह रहा है उसको ठीक समझ कर बनती है। उसने कहा है, आपने उसके मुताबिक उसको डबल समझ के अपनी तैयारी करनी है। दुश्मन के मजाक को भी आप मजाक में नहीं ले सकते, उसको भी आप सीरियस लेते हैं इस तरह से। तो दोस्तों, उम्मीद है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ऐसा डूम्सडे सिनेरियो नहीं आएगा, ऐसा खौफनाक दिन नहीं आएगा, लेकिन हमें हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार रहना चाहिए, इस उम्मीद और इस दावे और इस कोशिश के साथ कि हम जंग नहीं चाहते, और हम नॉन स्टेट एक्टर भी पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं चाहते, और यही हम इंडिया से भी मुतालबा करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारी 3 पार्ट्स की गुफ्तगू मुकम्मल होती है, जिसका हमने आपसे वादा किया था। जो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान 4 दिन के स्टैंड ऑफ के बाद सूरत हाल थी, उसके ऊपर 3 एंगल्स हमने गुफ्तगू करनी थी। तीनों एंगल्स आज मुकम्मल हो चुके हैं। इस पर आइंदा भी बात हो सकती है, लेकिन अब हम बाकायदा अपनी उन सीरीज़ की तरफ वापस आएंगे जो आप देखो सुनो जानो पे DSJ पर देख रहे थे, जिसमें कि हमारी जारी सीरीज़ थी पाकिस्तान और इंडिया 2 अलग अलग मुल्क कैसे बने, और जो एक ब्रिटिश राज था यहाँ वो कैसे ख़त्म हुआ। उसकी 3rd और 4th एपिसोड आप अगले हफ्तों में मुलाहाजा करेंगे। बहुत शुक्रिया।